आज का लेक्चर जो है वो बेस्ट लेक्चर होगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम। यानी जो आपसे बोला था कि नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम पढ़ेंगे, यानी जिन भी बच्चे को आईआईटी, जेईई, नीट या फिर किसी अच्छे कंपटीशन लेवल की चीजें पढ़नी हो तो आज वीडियो उनके लिए है। क्योंकि मैं इसमें जो भी अभी तक कंसेप्ट पढ़ा है उस कंसेप्ट के बेसिस पे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं वो आज मैं कराऊंगा। यानी ये मेरा जो पहला लेक्चर आज आने वाला है, ये लेक्चर है नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे। तो आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन होने वाला है वो ये है कि सपोज मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सपोज मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई ए वेक्टर है ना, और लेट्स सपोज मान लेते हैं हमारा यहाँ पे कोई बी वेक्टर है और यहाँ पे हमारा कोई सी वेक्टर है। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और मान लेते हैं ये 50 डिग्री है और ये कितना 60 डिग्री और ये हमारा कितना होगा 70 डिग्री। उस क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। यानी हमको ए और बी के बीच का एंगल, सिमिलरली फाइंड द एंगल बिटवीन बी और सी, सिमिलरली फाइंड द एंगल बिटवीन सी और ए, सी और ए। यानी ये हमारे पास क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है जिसमें ये फर्स्ट वेक्टर दे रखा है, ये सेकंड वेक्टर दे रखा है, ये थर्ड वेक्टर दे रखा है, और क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच में कितना एंगल वो बताना है, और बी और सी के बीच में कितना एंगल वो बताना, और सी और ए के बीच में कितना एंगल है वो बताना है। तो इन क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो मान लेते ये पार्ट ए है और पार्ट बी भी, अगर इसमें हम एक क्वेश्चन को जोड़ लें तो अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर है, ये ए पार्ट ए है और पार्ट बी है, कोई ए वेक्टर है। सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, कोई दूसरा वेक्टर है जो 150 डिग्री पे है, यानी बी वेक्टर है, और सपोज मान लेते हैं हमारे पास ये कोई तीसरा वेक्टर है जो कि सी वेक्टर है 120 डिग्री पे है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन का दो पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, यानी तीनों वेक्टर को हम ऐसे अरेंज किए हैं, यानी फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर और थर्ड वेक्टर। ये क्वेश्चन हो गया पार्ट 1। और पार्ट 2 में क्या है कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। तो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, दो पार्ट है। इन दोनों पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी और बी एंड सी और सी और ए। यानी दोनों क्वेश्चन में हमको बताना है कि ए और बी के बीच में एंगल कितना है, बी और सी के बीच में एंगल कितना है, और क्या जाता है सी और ए के बीच में कितना एंगल है। तो सबसे पहले बात हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। पहले सॉल्व करेंगे हम लोग पार्ट 1 को, है ना, यानी ए पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में पहला क्वेश्चन। अब सबसे पहली बात है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। यानी जो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें तो ये क्वेश्चन है कि आखिर दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए हमको ये पता है कि दो वेक्टर को जब हम टेल से टेल ज्वाइन करते हैं तो उन दोनों वेक्टर से जो बनने वाला एंगल हो वो दो ठो बनेगा, एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल। तो हमें ये पता था कि जब हम टेल से टेल ज्वाइन करते हैं तो दोनों वेक्टर्स में से जो स्मॉलेस्ट वेक्टर होता है वही वेक्टर क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दो वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन करना पड़ेगा, और फिर उन दोनों से जो एंगल बनता है उसमें छोटा वाले एंगल को क्या करना पड़ेगा, पिकअप करना पड़ेगा। वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब सबसे पहली बात इसमें ये चीज देखेंगे कि दो वेक्टर को हमको फाइंड आउट करने के लिए, यानी दोनों वेक्टर को टेल से टेल मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी दो वेक्टर को हमको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी उनको टेल से टेल मिलाएंगे। अब सबसे पहली बात है कि दो वेक्टर को हम लोग कैसे शिफ्ट करते हैं, यानी दो वेक्टर को शिफ्ट करने का क्या तरीका है। तो दो वेक्टर को शिफ्ट करने का सिंपल से ये तरीका है कि आप वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करो कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजेस ना आए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में तो जनरली चेंजेस नहीं आ रहा है, ए है बी है सी, हम तो मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं करेंगे। लेकिन
ए को का डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, और डायरेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एंगल, यानी कि एंगल जो है ना वो किसी भी वेक्टर का चेंज ना हो। अच्छा, अब जो एंगल है वो जो एंगल गिवन होगा किसी ना किसी एक रेफरेंस लाइन से गिवन होगा। इसका मतलब ये है कि किसी एक फिक्स लाइन से या किसी एक रेफरेंस लाइन से एक एंगल जो होना चाहिए वो चेंज ना होना चाहिए। तब हम लोग क्या करते हैं, दो वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे शिफ्ट करते हैं। पहले ये क्वेश्चन है, दूसरा ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात है ए और बी में चाहिए, यानी ए और बी में अगर एंगल चाहिए, यानी ए और बी को क्या करना पड़ेगा, टेल से टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर को लिख लेते हैं, यानी ए वेक्टर को हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद से क्या करना पड़ेगा, फिर बी वेक्टर को, क्योंकि टेल से टेल मिलाना है, तो बी वेक्टर हमारा ये है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बी को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि टेल से टेल मिलाना है। अब जब बी को शिफ्ट करते हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल तो यही छोटा है, यही निकालना है। तो अब ये कैसे निकलेगा उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है कि जो बी एंगल बनाता है ना वो इस रिफरेंस लाइन से, अगर हम ए को रिफरेंस लाइन मान लें तो इस रिफरेंस लाइन से इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। इसका मतलब यह है कि ये जो रिफरेंस लाइन है, इस रिफरेंस लाइन से ये कितना एंगल है, 60 डिग्री। और हमको पता है कि एक पूरे लाइन में, यानी एक पूरे लाइन में अगर हम लोग बात करें तो कितना होता है 180 डिग्री, तो ये है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो यहां से हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी इज कितना होगा 120 डिग्री, यानी ए और बी के बीच में कितना होगा 120 डिग्री। क्योंकि हमें किसी दो वेक्टर के बीच का क्या करना है, टेल से टेल मिलाना है, और उसमें से जो छोटा एंगल होगा वही क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें पार्ट 2 देख लेते हैं। अब इसमें ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मान लेते हैं इसको 1 लिख लें, तो यहाँ पे क्या होगा सेकेंड वाला। अब इसमें निकालना बी और सी को, तो बी हमारा क्या है ये है, और सी हमारा क्या है ये है। तो हमें पता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन करेंगे। और टेल से टेल ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा। और दोनों वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर के बीच का जो है, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजेस ना है। तो हम इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजेस ना आए। तो उसको देखिए। तो सपोज मान लेते हैं कि इस वेक्टर को हमने यहाँ पे ए वेक्टर को ऐसे नहीं, बी और सी में चाहिए, है ना, बी और सी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी वेक्टर को। तो बी वेक्टर को अगर हम लिखें तो बी वेक्टर हमारा ऐसे है, इसको लिख लेते हैं ऐसे। उसके बाद से सी वेक्टर, तो सी वेक्टर को भी लिखना है, और सी वेक्टर को ऐसे लिखना है कि उनका टेल से टेल ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि हमको टेल से टेल ही ज्वाइन करना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहां से ऐसे इसको शिफ्ट करेंगे तो बी हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा बी है और ये हमारा क्या है, सी है। अब हम इन दोनों के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन होगा, ये यही है इन दोनों के बीच का एंगल, है ना, क्योंकि ये वाला तो बड़ा हो। अब ये वाला एंगल अगर मिल जाए तो वही क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब देखिए सबसे पहली बात है कि B जो है उस रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अगर बनाता है तो हम यहां लिख लेंगे 60 डिग्री। अब हमको ये पता है कि ये वाला जो है यहां से अगर देखें तो ये कितना 60, तो यहां से अगर हम लोग इसको बोलेंगे तो ये कितना बनेगा 120, क्योंकि एक सीधी लाइन में कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये वाला हमारा कितना होगा 120, ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 120। अच्छा अब देखेंगे सी, तो C इस रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बनाता है, तो C इस रेफरेंस लाइन से 50 डिग्री बनाता है। तो ये है C, ये है रेफरेंस लाइन, तो इस रेफरेंस लाइन से ये कितना बनाता है 50 डिग्री, यानी इस रेफरेंस लाइन से कितना बनाता है 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हमको ये चीज चाहिए, तो हमको ये पता है कि ये हमारा क्या है C, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सपोज मान लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको यहाँ लिख लेते हैं, यानी ये है C और ये है B। तो यहां से देखेंगे तो ये कितना है 50 डिग्री और ये कितना है 120 डिग्री। तो 120 में से 50 अगर निकाल लेंगे तो सिर्फ हमारे पास यही तो एंगल बचेगा जो हमको चाहिए, यही एंगल तो बचेगा जो हमको चाहिए। तो ये कितना होगा, तो देखिए ना 120 में से 50 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 120 में से 50 को घटा देंगे तो आएगा हमारा पास 70 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है वो हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 70 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट का क्वेश्चन होगा, यानी हमारे पास बोले तो थर्ड वाला क्वेश्चन होगा। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सी और ए के बीच का एंगल चाहिए। तो सी और ए के बीच का एंगल चाहिए, इसका मतलब यह है कि दोनों को हम क्या करेंगे
टेल से टेल ज्वाइन करेंगे। अब दो वेक्टर को टेल से टेल कैसे ज्वाइन करते हैं, तो दो वेक्टर को टेल से टेल आप ज्वाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखिए पहले क्या लिखेंगे, सी और फिर लिखेंगे ए। तो सी हमारा क्या है, ये है, और ए हमारा क्या है, ये है। तो सी को लिख लेंगे हम कुछ ऐसे और ए को लिख लेंगे कुछ हम ऐसे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी वेक्टर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा हमारा 50 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए दोनों वेक्टर का ऑलरेडी टेल से टेल मिला है, इसका मतलब ये है कि दोनों को हमको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी पहले से हमें इन दोनों का वेक्टर को हमको दे रखा है। तो एंगल बिटवीन कितना होगा, 50 डिग्री। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं एंगल बिटवीन C एंड A इज कितना होगा, 50 डिग्री। C और B के बीच में कितना एंगल होगा, 50 डिग्री। अब यहां आप देखेंगे पार्ट बी। तो फॉर पार्ट बी के लिए अगर हम लोग बात करें पार्ट बी, तो पार्ट बी हमारा, अब पार्ट बी में हम बात करें तो पहला अगर हम लोग बात करें तो क्या ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए और बी का एंगल चाहिए। तो ए और बी का एंगल चाहिए तो हमें ए और बी लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिख लेते हैं, यहां से देखिए कि इसको लिख लेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारा यही है। अब हमको पता है कि वी वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें कब मिलता है, जब दोनों का टेल से टेल ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर लेंगे, यानी इस वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करेंगे और जैसे इनको हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है। अब हमको ये पता है कि इस रिफरेंस लाइन से ये हमारा कितना है, 150, और एक स्ट्रेट लाइन में कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब यहां बोलेंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब यहां पे बोले सेकंड में, देखो सेकंड में क्या बोला है, बी और सी के बीच में। अगर हमको बी और सी के बीच में चाहिए तो दोनों वेक्टर को हमको लिखना पड़ेगा, बी भी लिखना पड़ेगा और सी भी लिखना पड़ेगा, और उसको ऐसे ज्वाइन करना है कि दोनों का टेल से टेल ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वही क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो हम टेल से टेल ज्वाइन करना चाहते हैं। अब देखिए हमारे पास सी ये है और बी ये है, नहीं बी ये है और सी ये है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेल से टेल ज्वाइन करेंगे। तो हमको ये पता ये रिफरेंस लाइन है, तो 20 को देखेंगे तो इस रिफरेंस लाइन से कितना एंगल बनाता है, ये है तो 150, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। यानी इस रिफरेंस लाइन से देखेंगे तो बी हमारा कितना डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है। अब ये हमारा 30 डिग्री, और यहाँ पे ये देखेंगे इस रिफरेंस लाइन से अगर देखें तो ये कितना बना रहा, 120। इसका मतलब ये है कि यहां से अगर हम इससे बात करें तो ये वाला हमारा कितना होगा, 120 डिग्री, यानी ये हमारा क्या होगा, 60 डिग्री। अब यहां से देखिए कि हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल तो यही होगा। यानी कहेंगे करने का मतलब ये है कि ए जो बी जो वेक्टर है इस रेफरेंस लाइन से 30 डिग्री बनाता है, और सी जो है वो इस रेफरेंस लाइन से 120 बनाता है। अब हमको इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो 120 में से 30 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारे इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो 120 माइनस में 30 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 90 डिग्री। यानी एंगल बिटवीन बी और सी के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन बी एंड सी इज कितना होगा, 90 डिग्री। ये सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में हमारे ये बोलता है सी और ए के बीच में चाहिए। अब हमको सी और ए के बीच में चाहिए, तो सी और के बीच में चाहिए, तो ये हमको क्या चाहिए, ए और सी के बीच में, यानी सी और ए के बीच में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए को हम लोग लिख लेंगे, फिर किसको रख लेंगे, फिर सी को लिख लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, सी को लिख लेंगे। तो ये ए हो गया, ये सी हो गया, तो सी को हम लोग कहाँ, यहाँ लिख लेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो यहां से देखेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास क्या मिला है, टेल से टेल मिला हुआ है। अगर टेल से टेल मिला है इसका मतलब यही क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब यही हमारा क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन ए और सी इज कितना होगा, 120। तो मैं यहां से यह चीज बोल सकता हूं कि एंगल बिटवीन सी एंड ए
इज 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एक बात याद रखना कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि दोनों वेक्टर को क्या करना है, टेल से टेल ज्वाइन कर देना है। और दोनों वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा। और हम वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजेस ना आए। और उसके मैग्नीट्यूड में तो जनरली चेंज नहीं आता है। अब डायरेक्शन में चेंज ना आने के लिए एक रेफरेंस लाइन को खींच लो, यानी एक लाइन को खींच लो। उस लाइन से जितना पहले एंगल था उतना ही क्या करो, बाद में एंगल रख लो, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो आप आसानी से एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं, मिटा देते हैं। और फिर इसी टाइप में एक और क्वेश्चन लेते हैं, यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर का ही एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना, क्वेश्चन नंबर जो होगा हमारा वो सेकेंड होगा। इसमें क्या बोलता है कि ऐसे हमारे पास कोई एक सर्कल है, ऐसे हमारे पास क्या है, कोई सर्कल है। तो इस पॉइंट से अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट। अगर यहां से देखें तो ये हमारे पास कोई ए वेक्टर है ना, कोई सा भी जनरल एक हमारे पास ए वेक्टर है, यानी इसे हम लोग बोलते हैं ए वेक्टर। और यहां से अगर हम लोग इस चीज को देखें तो ये हमारे पास कोई वी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये वी वेक्टर है। उनका ये कहना है कि इन दो लाइन के बीच में 120 डिग्री है और ये इससे 90 डिग्री बनाता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ए वेक्टर और वी वेक्टर है, ये दो लाइन है, यानी ये अगर बोले कि ये सर्कल है, अगर हम ये चीज मान ले कि ये एक सर्कल है तो ये इसका क्या है, रेडियस। तो दो रेडियस के बीच में एंगल कितना है, 120, और जो बी है वो इससे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो अब यहां से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितना एंगल है वो हमें क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो करते हैं इसको, ए और बी के बीच के एंगल। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड वी वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड वी वेक्टर। तो अब दो वेक्टर के बीच के एंगल मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो एंगल के बीच के एंगल निकालने के लिए हमें उसे टेल से टेल ज्वाइन करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेल से टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा, टेल से टेल ज्वाइन करने के लिए दोनों को शिफ्ट करना पड़ेगा। हमको ऐसा शिफ्ट करना है कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजेस ना आए। अच्छा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में चेंज ना आने के लिए, मैग्नीट्यूड तो जनरली चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन ना आने के लिए एक रेफरेंस लाइन से जो एंगल पहले था, यानी शिफ्ट करने से पहले, वही एंगल क्या हो, शिफ्ट करने के बाद हो। तो आराम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो निकालते हैं यहाँ पे, देखिए। तो हमारे पास मान लेते हैं ये वो गोला है जिस गोले पे ए और बी है। क्या है, ये वो गोला है जिस गोले पे ए और बी है। इसको बोलते हैं ए। एक मिनट, हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे शिफ्ट कर दो। तो ऐसे हम लोग इसको शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारा ए शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि इस लाइन से वो कितना डिग्री पे था, पहले 90 डिग्री। इसका मतलब अभी भी कितना है, 90 डिग्री। ये हो गया हमारा पास 90 डिग्री। अच्छा, हमको ये पता है कि इस दो रेडियस के बीच में एंगल कितना था, 120। तो ये है 90, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये हमारे पास ए वेक्टर। अब बी को शिफ्ट करते हैं। बी को हमको शिफ्ट करना है, तो बी को हम ऐसे पैरेलल में खींच लेते हैं। तो जैसे बी में हम इसको पैरेलल में खींचेंगे तो यहां से देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहां से इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे खींच लेंगे। अब एक चीज हमको ये चीज देखने को मिल रहा है कि अब हमें एक चीज यहां पे ये देखने को मिल रहा है कि ये 90 है, ये क्या है, 30 है।
तो यहां से अगर हम लोग ये चीज देखें तो ये हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री। इसलिए 90 डिग्री होगा कि इस लाइन से v वेक्टर कितना डिग्री बनाता था 90 डिग्री। अगर v वेक्टर इससे 90 डिग्री बनाता था, इसका मतलब ये 90 ये 30, तो ये भी कितना होगा 90। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर हमारा क्या होता है, छोटा वाला एंगल होता है। नहीं, हाँ ये नहीं होगा, छोटा वाला। अब ये छोटा है कि ये छोटा है, तो ये छोटा होगा। देखो कैसे, यहां से ये देखेंगे कि ये इसके और इसके बीच में यानी ये वाली जो एंगल होगा वही क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्योंकि यहां देखेंगे तो ये ज्यादा होगा, क्यों होगा, देखिए 30 डिग्री और 90 डिग्री तो कितना होता है 120 डिग्री। तो अभी एंगल कितना 120 डिग्री, यानी 180 डिग्री से कम है, तो ये कितना होगा 120 डिग्री इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो हम यहां से लिखेंगे कि एंगल बिटवीन a vector and b vector is 120 डिग्री, इज 120 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल के वेलोसिटी में कितना चेंज आता है। तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन हम लोग को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोलता है कि एक पार्टिकल है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है, कुछ समय बाद वो क्या करता है एक राइट टर्न लेता है और फिर वो क्या करता है 20 मीटर पर सेकेंड ही से चलता है। तो दोनों में वेलोसिटी का कितना चेंज आया। अच्छा, यहां पर ये चीज देखेंगे कि पहले भी वो 20 मीटर पर सेकेंड चलता था और अभी भी 20 मीटर पर सेकेंड ही चल रहा है। यानी जब वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता था तो 20 मीटर पर सेकेंड से चलता था और राइट टर्न लेता है तभी 20 मीटर पर सेकेंड से ही चलता है। तो हमें बताना है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है, यानी दोनों में वेलोसिटी का कितना चेंज होता है। तो उस चीज को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक डायग्रामेटिक फोटो बनाते हैं, उसके हिसाब से हम उसको जल्दी से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बोलते हैं कि इसका डायग्रामेटिक बनाते हैं। तो डायग्रामेटिक कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसको देखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में है, वो लेता है राइट टर्न। अगर बोले राइट टर्न के लिए तो ऐसे ऐसे आगे ऐसे 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 जा रहा, तो राइट टर्न का मतलब क्या होगा ऐसे, तो ये क्या होगा ऐसे चला जाएगा। तो वो भी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी पहले भी था 20 मीटर पर सेकेंड, अभी भी है क्या 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें क्या चाहिए, चेंज चाहिए इनके वेलोसिटी में। तो फोर चेंज यहां पे लिख लेंगे ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन फॉर चेंज के लिए। अब डायरेक्शन के लिए कैसे सोचेंगे उस चीज को देखिए। तो अब हमको पहले इसको सॉल्व करते हैं, चेंज हमको निकालना है। तो चेंज का मतलब क्या होता है, तो वेलोसिटी में चेंज, तो क्या होगा v फाइनल माइनस में v इनिशियल, यानी वेलोसिटी का चेंज को क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। एक चीज और देखेंगे कि अब हम इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट यानी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस नहीं प्लस माइनस v इनिशियल। यानी इसको अगर प्लस माइनस करेंगे फिर से क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहले वाले को माइनस करके ऐड करना है, यानी जो इनिशियल में वेलोसिटी था उसको पहले माइनस करना है, फिर माइनस करके क्या करना है उसको ऐड कर देना है। तो हम यहां से देखेंगे माइनस करके ऐड करते हैं। तो अब यहां से देखिए कि पहले माइनस करके ऐड कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा नीचे की तरफ, ये तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा। तो यहां से अगर हम एक चीज देखें कि ये हमारा कितने है 20 मीटर पर सेकेंड पहले भी था और 20 मीटर पर सेकेंड बाद में भी है। तो अब हम यहां से ये चीज देखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, अब यहां पे देखिए दो वेक्टर को ऐड हम कैसे करते हैं, तो दो वेक्टर को ऐड करने का क्या सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। तो लगा लेते हैं। तो अगर हम लोग बोले कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अच्छा इसको हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं वी फाइनल। तो वी फाइनल को हम लोग बोले तो यहाँ पे क्या होगा वी फाइनल हमारा कितना है 20 मीटर पर सेकेंड इन आई कैप और प्लस और फिर माइनस 20 मीटर पर सेकेंड कहां जाता है जे डायरेक्शन में।
यही है वेलोसिटी का चेंज। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड में चेंज। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो इसका क्या होगा, रूट के अंदर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर फिर सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर, तो फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर यानी फाइनल का स्क्वायर, फिर हमारा क्या होगा सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2 फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, फिर क्या होगा, नहीं फर्स्ट वेक्टर फिर क्या होगा सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा देखेंगे तो कितना डिग्री होगा, यहाँ पे थीटा देखेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो थीटा हमारे पास क्या है 90 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री होता है कितना 0। कॉस 90 डिग्री कितना हो जाता है हमारा 0। तो cos 90 होगा 0, तो इसका मतलब ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म हो जाएगा 0। तो यहां से देखेंगे कि डेल्टा v इज इक्वल टू पहला का स्क्वायर, तो पहला कितना है 20 का स्क्वायर, फिर क्या है दूसरा का स्क्वायर, तो दूसरा भी कितना है 20। इसका मतलब ये है कि 2 इंटू 20 का स्क्वायर। इसका मतलब यहां से अगर हम लोग बाहर निकाल लें इसको तो ये कितना होगा 20√2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी 20√2 हमारे पास क्या है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। लेकिन हमें इनका डायरेक्शन भी पूछा है तो बता देंगे। तो देखिए कैसे हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं बेसिकली टेन थीटा क्या हो जाएगा 4 डायरेक्शन। तो कहां लिखा जाए, तो यहां लिख लेता हूं इसे 4 डायरेक्शन। तो यहां से लिखेंगे 10 थीटा, नहीं 10 अल्फा। तो 10 अल्फा का हम लोग बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा 10 अल्फा का बात करेंगे तो अगर सपोज मान लेते हैं इसका रिजल्ट इनके बीच में आ रहा है ऐसे, तो ये हमारे पास क्या होगा अल्फा। तो यहां से 90 डिग्री गिरा देंगे तो ये इज इक्वल टू क्या होता है 20, 10 इज इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 20 और ये भी कितना है 20, तो यहाँ पे कट क्या जाए 1। इसका मतलब 10 1 का वैल्यू कितना होता है तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 10 थीटा का वैल्यू अल्फा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री। यहां से हमको ये चीज पता चलता है कि यह 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री का मतलब ये तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हमको ये चीज पता है कि अगर 45 डिग्री होता है तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं नॉर्थ ऑफ और साउथ ऑफ ईस्ट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ईस्ट ऑफ साउथ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साउथ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से साउथ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से साउथ के तरफ। तो क्वेश्चन में क्या बोला पहले ये चीज देखिए। क्वेश्चन में ये बोलता है कि इफ ए यूनिट वेक्टर प्लस में बी यूनिट वेक्टर, यानी ए यूनिट वेक्टर प्लस में बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू रूट के अंदर 2, यानी ए का यूनिट वेक्टर प्लस में बी का यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है यानी उसका रिजल्टेंट हम निकालते हैं तो वो कितना हो रहा है रूट के अंदर 2। तो अगर हमको ये चीज सिचुएशन दिया है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना होगा, यानी दो यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। पहला तो ये, दूसरा ये पूछता है कि अगर सपोज मान ले ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू रूट के अंदर 2 होता है तो ये पहले ये बता दीजिए हमको ए यूनिट वेक्टर माइनस में बी यूनिट वेक्टर का मोड कितना होगा। तो करते हैं सॉल्व। तो इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो पार्ट 1 के लिए हम पहले सॉल्व करते हैं। तो हमें एंगल निकालना है, निकाल लेंगे। अब देखिए ए और बी क्या है, एक रिजल्टेंट है, यानी कहने का मतलब है कि ए यूनिट वेक्टर प्लस में बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या है बेसिकली एक रिजल्टेंट है। बेसिकली क्या है एक रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो यहां से अगर रिजल्टेंट है तो यहां से अगर हम लोग बोले कि जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, अच्छा यही किसके बराबर है रूट के अंदर 2 के बराबर है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर फिर सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर फिर क्या होगा 2 वेक्टर यानी फर्स्ट वेक्टर का इंटू बी वेक्टर इंटू क्या होगा cos थीटा। अब यहां पे देखिए कि रिजल्टेंट की जगह क्या रखना है √2। अब यहां देखिए फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी कहने का मतलब यह है कि यहां से अगर चीज हम लोग ये चीज देखें कि यहां से अगर हम लोग बोलें कि यूनिट वेक्टर 1 बी का यूनिट वेक्टर
1, यानी कोई भी यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, यानी ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2, 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। अब cos थीटा हमको पता नहीं है, यही हमको फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको यहां से करेंगे तो रूट से रूट कट गया, तो ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 1 1 करेंगे तो कितना होगा 2, और ये कितना होगा 2 cos थीटा, यहां से 2 2 2 उड़ा देंगे तो ये होगा 1, इसको फेंकें तो -1, तो कितना होगा cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, पर cos 90 का वैल्यू कितना होता है 1, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, यानी cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, लेकिन cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो यहां से हम लोग ये चीज देख सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, अब पार्ट 2 आ लेंगे, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, अब पार्ट 2 का सॉल्यूशन जो होगा हमारा, अब पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। अब पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 2 में अगर हम लोग बात करें, कहां गया पार्ट 2, हाँ यहाँ पे a माइनस में b चाहिए। अब a माइनस में b हमको सही, a माइनस b माइनस का हमको चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि a माइनस का हम लोग क्या करते हैं, a माइनस का डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, यानी a माइनस का फॉर्मूला हम लोग पढ़ के रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab cos थीटा, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां से देखेंगे a माइनस b माइनस a का यूनिट वेक्टर b का यूनिट वेक्टर, तो वो कितना होगा, रूट के अंदर लेट से सपोज मैंने कुछ रिजल्टेंट आएगा, तो फिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो a वेक्टर का स्क्वायर प्लस में v वेक्टर का स्क्वायर प्लस में, नहीं माइनस होगा यहाँ पे क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, 2 पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग चीज देखें तो a हमारे पास कितना है, a का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, फिर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 1 2 1 1 इंटू cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, क्यों अच्छा एंगल बिटवीन 90 क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाले एंगल, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ रख लेंगे 90 डिग्री, तो जैसे ही इसको 90 डिग्री रखे तो ये कितना हो जाएगा 0, तो r इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब इनको क्या करेंगे, रूट के अंदर कितना आ गया 2, यानी अगर हम लोग ये देखें कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं देन कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ b विच इज इक्वल टू a माइनस में b, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो उन दोनों वेक्टर को ऐड करो या उन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करो, उसका जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, यानी a को ऐड करो या b को ऐड करो, उनके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा है कि बोल देगा, सपोज मान ले क्वेश्चन नंबर ये कितना हो गया 4th, नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 4th, नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 4th है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें अगर हम लोग बोले कि इफ सपोज मान लेते हैं इफ ए वेक्टर जो है 20i प्लस में 10 या 20j प्लस में 20k वेक्टर एंड v वेक्टर इज 10i प्लस में 10j प्लस में क्या होगा 10k, देन find the magnitude of a into b, यानी कहने का मतलब है कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड को b वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी सिंपल उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहां से देखिए, अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कुछ ना कुछ स्केलर आएगा, उसको क्या करना है, एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर क्या होगा बी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे और फिर दोनों को एक दूसरे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो ए निकालना है, बी निकालना है, यानी ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर हमें क्या करना है, बी का यूनिट वेक्टर निकालना है और इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर
आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि वी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर वी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो ए वेक्टर को देखिए, हमारा फर्स्ट वेक्टर हमारा ये, इसका हमको क्या निकालना है, मॉड। तो जाहिर सी बात है, मॉड निकालने के क्या होगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या होगा सी स्क्वायर। इसका मतलब हम ये चीज बोल सकते हैं कि सॉल्व हम अगर करें तो यहां से ये चीज बढ़ सकते हैं कि ए 20 आई कैप जे कैप के कैप। तो यहां से अगर हम लोग ये चीज देखें कि फर्स्ट वेक्टर का मोड अगर निकालें तो हमको पता है कि 20 का स्क्वायर, फिर 20 का स्क्वायर, फिर 20 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग ये चीज़ देखेंगे तो 3 इंटू 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20√3। तो ये हमारा जो आंसर आया है वो 20√3, यानी ए का जो मोड आया है, यानी ए का जो मैग्नीट्यूड आया है वो कितना है 20√3। अब हमें क्या करना है, बी का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, फिर दोनों को क्या करें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर यहां से बोलें कि बी का यूनिट वेक्टर, तो सबसे पहली बात है कि यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन ये होता है कि कोई भी वेक्टर हो, उस वेक्टर के उसके मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना है, उस वेक्टर के उस मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना है, जस्ट डिवाइड कर देना, यानी जो वेक्टर है उसके उसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या होता है यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहली बात है कि फर्स्ट वेक्टर को लिख लेंगे और उसके सेकंड उसके मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहली बात है कि इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर को लिख लेंगे, यानी बी को हम लोग लिख लेंगे वेक्टर को, वी वेक्टर को लिखेंगे और वी वेक्टर के मोड को लिख लेंगे। तो वही हमारा क्या होगा यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले बी तो हमको दे रखा है, अब बी का क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो बी का मोड निकालना है, क्या निकालना है, बी का मोड। तो बी का मोड हम लोग कैसे निकालते हैं उस चीज को देखिए। तो हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि पहला यानी 10 का स्क्वायर, फिर कितना होगा 10 का स्क्वायर, फिर कितना होगा 10 का स्क्वायर। तो वही हमारे पास कितना होगा रूट के अंदर 3 इंटू 10 का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग बोले तो वो कितना होगा रूट के अंदर 10√3। तो ये हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड आ गया। तो हमें क्या निकालना है बी। तो हमें क्या निकालना बी का यूनिट वेक्टर। तो हमें फर्स्ट वेक्टर यहां लिख लेना है कि 10i प्लस में कितना होगा 10j प्लस में कितना होगा 10k, फिर इसका यूनिट वेक्टर तो ये कितना होगा 10√3। तो यहां से क्या 10 10 10 10 कट गया, तो ये कितना होगा 10, ये हमारा होगा i j k डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 3। तो यहां से देखेंगे तो बी यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये बी का यूनिट वेक्टर क्या आया हमारे पास, तो बी का यूनिट वेक्टर आया हमारे पास तो यहां लिखेंगे ए डॉट बी। तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का यूनिट वेक्टर। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ए का मैग्नीट्यूड है हमारा यहाँ पे देखिए ये 20√3 इंटू बी का यूनिट वेक्टर यानी आई कैप जे कैप और ये हमारा क्या होगा के कैप रूट के अंदर 3। तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि जिस तरह से क्वेश्चन बोलता है हमें वही चीज करना है। अगर वो बोलता है कि ए का मैग्नीट्यूड निकालो फिर बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो फिर बी के यूनिट वेक्टर से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो अब लेते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है उस चीज को देखिए। इस क्वेश्चन में वो सिंपल से ये बात बोलता है कि अगर सपोज मान लेते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर कितना है 16 न्यूटन और बी वेक्टर हमारा कितना है 20 न्यूटन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी प्रोबेबल मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर a इज इक्वल टू कितना है 16 न्यूटन एंड b इज इक्वल टू कितना है 20 न्यूटन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ए प्रोबेबल मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, है ना। यानी इनमें से कौन ऐसी चीज है जो पॉसिबल नहीं है। अब सबसे पहली बात है कि जब भी हम लोग दो वेक्टर का एडिशन करते हैं तो हम वहां पे एक चीज बहुत अनोखी देखते हैं कि वो चीज दो वेक्टर के एडिशन में एक चीज डिपेंड कर जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल।
यानी कहने का मतलब कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो किस चीज पे डिपेंड कर जाता है, तो दो वेक्टर का एडिशन जो होता है वो एंगल पे डिपेंड कर जाता है। कि हम जैसे जैसे एंगल को चेंज करते हैं, यानी cos थीटा उसमें क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, जहां पे cos होता है, cos थीटा जो होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है, वो जो हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चीज देखे थे जब हम लोग पढ़ते हैं कि रेंज ऑफ द फोर्स, फोर्स का एक रेंज होता है, यानी रिजल्टेंट का एक रेंज होता है, उससे ना ज्यादा होगा उससे ना कम होगा, पर एक रेंज यानी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है, यानी एक मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है, ना उससे ज्यादा होगा ना उससे कम होगा, लेकिन उनके बीच में वो कुछ भी हो सकता है। अब उस चीज को कैसे, वो जो आंसर है उसी आंसर से हम यहां पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होगा, मिनिमम से कम नहीं होगा, लेकिन उनके बीच में जो भी चीज होगा सारे को हम लोग क्या करेंगे, कंसाइडर कर देंगे, और सारा का सारा क्या होगा, क्या जाता है, मानेबल के लायक होगा, यानी हम उसको कंसाइडर कर सकते हैं। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और मिनिमम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड, यानी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और मिनिमम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आर मैक्स, तो आर मैक्स हम कैसे निकालते हैं, तो आर मैक्स निकालने के क्या करेंगे कि रूट के अंदर हमको पता है कि फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, फिर क्या होगा सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2 फर्स्ट वेक्टर, फिर क्या होगा सेकेंड वेक्टर, ये क्या होगा cos थीटा, है ना। अब यहां पे ये देखो, तो फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, तो हम लोग क्या निकालेंगे यहां से आर मैक्स, अगर हमको निकालना होगा तो यहां से देखो फर्स्ट वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर हमारा क्या है, फर्स्ट वेक्टर देखेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है 60 न्यूटन, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना लिख लेंगे 60 न्यूटन का स्क्वायर, फिर सेकंड वेक्टर कितना है 20 न्यूटन का स्क्वायर, फिर कितना होगा 2 फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर, उसके बाद से क्या लिखेंगे cos थीटा। तो मैक्सिमम, अब cos थीटा, तो हाँ ठीक है, अब cos थीटा, तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, मैक्सिमम के लिए ये हो सकता है कि दोनों वेक्टर को क्या करेंगे सेम रखेंगे, यानी कहने का मतलब कि ए वेक्टर भी इधर ही होगा और बी वेक्टर भी इधर ही होगा, तभी वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। यानी मैक्सिमम होने के लिए थीटा का वैल्यू कितना होता है 0, यानी थीटा का वैल्यू कितना होगा 0, यानी cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो cos 0 का वैल्यू होगा तो यहाँ 1 लिख लेंगे। तो आर मैक्स का अगर हम लोग बात करें तो आर मैक्स जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास आता है रूट का, यानी फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, फिर क्या होगा सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या होगा 2 60 20 इंटू 1, ये हमारा हो गया। अब यहां से अगर हम लोग बात करें तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो ये कितना होगा 60 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर प्लस में ये कितना होगा 32 इंटू 20। तो इसको अब यहां से इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आने वाला है वो हमारे पास आएगा ऑलमोस्ट 36 है शायद। अब देखो तुम सॉल्व कर लेना, शायद हमारे हिसाब से 36 आ रहा, अब तुम सॉल्व करना जो भी आएगा हम अपने हिसाब से 36 डिग्री। उसके बाद से मिनिमम का बात बढ़े तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, मिनिमम का मतलब क्या होता है, मिनिमम के लिए क्या होगा कि मिनिमम, तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे ए का फर्स्ट का मोड, फिर क्या होगा सेकेंड का मोड, फिर क्या होगा 2 फर्स्ट का मोड, फिर क्या होगा सेकेंड का मोड इंटू cos थीटा। तो यहां से हम लोग देखेंगे मिनिमम के लिए क्या होगा, अगर एक वेक्टर आगे के तरफ है तो दूसरा वेक्टर क्या होगा पीछे के तरफ, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री, नहीं थीटा का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो आर मिनिमम, तो
तो cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस में 1। तो आर मिनिमम का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो वो हमारा आ जाएगा पहला का कितना होगा 60 का स्क्वायर, फिर अगर हम लोग बात करें तो 20 का स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या होगा अब 2 इंटू 60 इंटू 20 और cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1। तो आर मिनिमम अगर हम लोग बात करें तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा कि 60 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, फिर ये क्या होगा यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा -32 इंटू 20। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे हिसाब से जो आने वाला है वो कितना आएगा 4 आएगा। देख लीजिएगा आप लोगों को जो आएगा वो आप लोग देख लेना। लेकिन एक चीज बात यहाँ पे देखिए कि ये चीज क्या है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ये चीज कहाँ पे है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे थीटा पे, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग थीटा चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसका रिजल्टेंट चेंज होगा। लेकिन एक चीज कभी चेंज नहीं होगा, यानी उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है 36 से ज्यादा नहीं हो सकता है और क्या लेता है 4 से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों को अगर हम लोग एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो मैक्सिमम आएगा, लेकिन दोनों को अपोजिट ले जाएंगे तो मिनिमम हो जाएगा। तो एक मिनिमम से कम नहीं आएगा, एक मैक्सिमम से ज्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मिनिमम कितना 4 से कम नहीं आएगा और 36 से ज्यादा नहीं आएगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखेंगे तो 25 पॉसिबल है, 30 भी पॉसिबल है, 3 पॉसिबल नहीं है, 5 पॉसिबल है। इसका मतलब क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर। तो सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट a b and c must be in same plane that is a coplanar vector। यानी a वेक्टर, v वेक्टर और c वेक्टर ये तीनों क्या है, तो जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना आता है, तो इनका रिजल्टेंट आता है 0। यानी a को जोड़ो, b को जोड़ो और c को जोड़ो तो जो इनका रिजल्टेंट आने वाला है वो क्या होगा 0। अब यहां से एक बात ये चीज निकलता है, अब हमको प्रूफ करना है कि अगर ये तीनों चीज 0 है तो एक बात तो क्लियर है कि तीनों एक ही प्लेन में होगा। यानी वो सिर्फ क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि a b और c तीनों को आप जोड़ दो। अब जैसे आप तीनों को आप जोड़ोगे तो जो अगर 0 आ गया, यानी a b और c को जोड़ के 0 आ गया तो वो एकदम कंफर्म है, यानी एकदम प्रूफ कर दीजिए उसको कि वो क्या होगा एक ही प्लेन में होगा। अब उस चीज को हम लोग समझते हैं कि वो कैसे एक ही प्लेन में होगा, तो उसको हम लोग कैसे समझते हैं उसको देखिए। सबसे पहली बात है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो यहां पर होगा a और फिर क्या होगा b, ये क्या होगा c इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग कैसे समझते हैं, एक बात ये चीज देखिए कि जब भी हमारे पास दो वेक्टर होता है तो दो वेक्टर हमेशा किसी ना किसी एक प्लेन में होता है। यानी दो वेक्टर हमेशा प्लेन में होगा, किसी ना किसी एक प्लेन में होगा, है ना। आप उसको जैसे भी अरेंज कर लो या जैसे भी उसको सोच लो। अब देखिए उसको कैसे सोचते हैं। सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास एक वेक्टर है और सपोज मान लीजिए ये हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर है। तो अगर हम लोग ये बोले कि अभी वो किस प्लेन में है, तो अभी वो इस प्लेन में है। लेकिन अगर सपोज मान लो कि एक वेक्टर को हम यहां लेके आ जाए और एक वेक्टर को ऐसे ही छोड़ दें, तो क्या अभी भी प्लेन में? आंसर इज यस, इस प्लेन में है। अगर सपोज मान लें इसको हम ऐसे ही रख लें, इसको इधर लेके आएंगे तो वो इस प्लेन में है कि नहीं। अगर हम लोग बोले दोनों को चेंज कर दो तो वो इस प्लेन में है, तो वो इस प्लेन में। इसका मतलब यह है कि दो वेक्टर हमेशा क्या होता है, किसी एक प्लेन में होता है। पहला चीज। दूसरा चीज ये होता है कि जब भी दो वेक्टर हमारे पास होते हैं तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो भी क्या होता है, एक प्लेन में ही होता है, यानी उसी प्लेन में होता है। दो वेक्टर को जोड़ो, जैसे दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो उनके बीच से एक रिजल्टेंट आता है, वो भी रिजल्टेंट क्या होता है, उसी प्लेन में होता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि ए वेक्टर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, इनको जब जोड़ते हैं तो एक रिजल्टेंट आ जाता है। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। यानी ए वेक्टर को और बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो एक रिजल्टेंट आ जाएगा। उस रिजल्टेंट में, यानी जो हमारा रिजल्टेंट आता है, उस रिजल्टेंट का जो आता है वो भी क्या होता है, इसी प्लेन में होता है। देखिए इसको कैसे समझेंगे। तो सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ए वेक्टर, और कैसे जोड़ते हैं दो वेक्टर को, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर को क्या करेंगे, टेल को जोड़ देंगे। तो फर्स्ट वेक्टर ये है तो सेकंड वेक्टर हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, वी वेक्टर। और जो रिजल्टेंट होगा हम क्या करेंगे, टेल से टेल, हेड से हेड मिला लेंगे।
तो टेल से टेल, हेड से हेड, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, उसका रिजल्टेंट है। अब यहां से हम लोग ये चीज देखते हैं कि ये और ये एक प्लेन में है और रिजल्टेंट भी एक ही प्लेन में है, यानी तीनों क्या है, एक ही प्लेन में। अब यहां से एक चीज हम ये चीज देखना चाहेंगे कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि a प्लस बी की जगह r लिख सकते हैं क्या? आंसर इज यस, लिख सकते हैं आप। तो हम लोग क्या करते हैं कि a b प्लस में c इज इक्वल टू क्या होगा, 0, और a और b के हम लोग क्या किससे रिप्लेस कर सकते हैं, a और b को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं r वेक्टर से। वो किसके बराबर होगा, 0 के। इसका मतलब ये है कि यहां से हम लोग देखें कि r वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में सी वेक्टर, यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस में सी वेक्टर। अब आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में सी वेक्टर, यहां पे जो माइनस है ना, ये माइनस रिपीट है, वो आर के अपोजिट है। यानी कहने का मतलब कि जब भी वेक्टर में माइनस आता है तो इज इंडिकेट दैट इट इज ए अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये हमेशा क्या होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पे ये देखिए आर इज इक्वल टू माइनस में सी, अब यहां पे देखेंगे तो ये हमको क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक चीज हम यहां पे देखेंगे कि इसका जो मॉड है, मॉड वो क्या है, सेम है। यानी कहने का मतलब कि आर और सी डायरेक्शन तो अपोजिट है पर उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और होना भी चाहिए। इसलिए क्योंकि ये चीज देखिए कि हम क्या करते हैं कि इस वेक्टर को इस वेक्टर से, फर्स्ट वेक्टर से, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किससे, रिजल्टेंट से। यानी ए और बी क्या है, एक रियल क्या है, वेक्टर है। इन रियल वेक्टर को रिप्लेस कर देते हैं किससे, एक रिजल्टेंट से। यानी ए और बी को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, रिजल्टेंट से। ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट को अगर हमको 0 करना है, क्योंकि इन दोनों को रिप्लेस कर दिया आर से, अगर हमको आर को 0 करना है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, वेक्टर को डाल देंगे। इसको ऐसे समझिए कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर है और इस 10 न्यूटन को न्यूट्रलाइज करना है, यानी 10 न्यूटन क्या करना पड़ेगा, आपको अपोजिट डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ये चीज देखेंगे कि ए वेक्टर, इसका मतलब ये है कि जो सी होगा वो भी क्या होगा, इसके अपोजिट। देखिए आर के अपोजिट क्या है, सी, तो आर के अपोजिट क्या है, सी, आर के अपोजिट क्या है, सी, है ना। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, सेम है। तो यहां से एक चीज प्रूफ होता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर हमेशा किसी एक प्लेन में होता है और ए वेक्टर बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है उसी प्लेन में होता है। और यहाँ पे सी यानी आर को 0 करने के लिए जो सी है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सामने होगा। तो यहां से ये चीज प्रूफ होता है, यानी इन दोनों चीज से ये चीज प्रूफ होता है, यहां से ये चीज प्रूफ होता है, प्रूफ दैट ए वेक्टर v vector and c vector is a co-planar vectors। ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, गिवन a is equal to 0.6i प्लस में j कैप इज इफ a is यूनिट वेक्टर देन फाइंड द अल्फा। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पे ये देखेंगे कि a इज इक्वल टू, यानी a वेक्टर इज इक्वल टू 0.6i कैप प्लस में अल्फा j कैप इफ a इज ए यूनिट वेक्टर। यानी कहने का मतलब है कि अगर सपोज मान लेते हैं a हमारे पास क्या है, एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है, तो आप हमें ये चीज बताइए कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पे देखिए अब हमारे पास ये चीज क्वेश्चन, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है गिवन a इज इक्वल टू इतना, इफ a इज ए यूनिट वेक्टर देन फाइंड द अल्फा। यानी कहने का मतलब है कि a हमारे पास कोई वेक्टर है जिसका, जो कि एक प्रकार का क्या है, यूनिट वेक्टर। तो ये कितना 0.6i प्लस में j इफ a इज ए यूनिट वेक्टर देन फाइंड द अल्फा। अब हमको अल्फा फाइंड आउट करना है। हमको क्या दे रखा है, a वेक्टर दे रखा है और बोल रखा है कि a हमारे पास क्या है, एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है। देन फाइंड द, उसके बाद से बोल रहा है कि देन फाइंड द अल्फा, तो हमें अल्फा फाइंड आउट करना है।
तो अब हम कैसे करते हैं अल्फा फाइंड आउट। तो देखिए अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली बात है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए इज ए यूनिट वेक्टर, यानी क्वेश्चन के हिसाब से ए जो है हमारा क्या है, एक प्रकार का यूनिट वेक्टर। तो ए हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। तो एक यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि ए का यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा, ए का वैल्यू कितना 1। तो अब हम क्या करें, ए का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो हमको पता है कि ए का रिजल्टेंट कैसे निकलता है। तो ए का रिजल्टेंट निकालने क्या होगा, 0 फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर कर देंगे, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर पर क्या होगा 2 है ना, फर्स्ट वेक्टर, फिर क्या होगा सेकेंड वेक्टर cos थीटा है ना। तो पहला वेक्टर जो हमारा पहला वेक्टर होगा वो कितना होगा 0.6 का स्क्वायर, फिर प्लस में अल्फा का स्क्वायर, प्लस में क्या होगा 2, फर्स्ट वेक्टर कितना होगा 0.6, ये क्या होगा अल्फा। और ये देखिए आई कैप और जे के बीच में कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वेक्टर जो होगा हमारा वो कितना होगा 0.6 का स्क्वायर, प्लस में क्या होगा अल्फा का स्क्वायर। इसको करेंगे तो कितना हो जाए, अच्छा ये कितना होगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड कितना बोल रखा है यूनिट वेक्टर, यानी 1 इज इक्वल टू 0.6 इंटू 0.6 प्लस में अल्फा का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग इसको इधर फेंक देंगे तो ये होगा 1 और 0.6 को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 0.36 अल्फा का स्क्वायर। अब 36 को अगर हम लोग यहां से निकालेंगे तो कितना होगा 0.84 नहीं 6.4 है ना, हाँ 6.4। तो ये हमारे पास कितना का 6.4 अल्फा का स्क्वायर। अब इसको हम लोग रूट फेंक देंगे तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना का रूट के अंदर 0.6, इसका मतलब 8 8 64 यानी 0.8। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है अल्फा का वो क्या है 0.8। यानी कहने का मतलब कि अगर ए यूनिट वेक्टर है तो एक यूनिट वेक्टर होगा तो अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए 0.6। अगर 0.6 होगा तभी ए क्या होगा हमारा यूनिट वेक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।